आसुदी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। मुनव्वर राना की ये लाइन एकदम फिट बैठती है ममता बनर्जी पे। जिनको नहीं पता उनको मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि बंगाल दोबारा से हिंसा का शिकार हो गया है। वेस्ट बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल वक्फ बिल के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू हुए। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मुस्लिम भीड़ जो विरोध कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, वो एकदम से इस प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदल दिया। बंगाल का मुर्शिदाबाद जल उठा है। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि वहाँ पर नौबत अब राष्ट्रपति शासन तक की पहुंच गई है। अगर हम रिपोर्ट के अनुसार माने तो 200 से ज्यादा हिंदू घरों को और सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दंगाई भीड़ ने इतना आतंक मचाया, इतना हिंसा मचाया कि लोग सच में प्रभावित होना शुरू हो गए। लगभग 500 से ज्यादा हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद को छोड़ के पलायन करना शुरू कर गए। About 500 Hindus had crossed the Ganga to escape rioters and moved to Malda district neighboring to Murshidabad. ये तो दंगों की स्थिति थी जो कि मैंने थोड़ी आपको एक्सप्लेन की, बाकी मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल हम वक्फ बोर्ड के बारे में बात करते हैं। वक्फ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के रिव्यू लिए गए, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा इस वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया। मैं दोबारा इस वर्ड को बोलना चाहूंगी कि संशोधन किया गया। इस वक्फ बोर्ड को हटाया नहीं गया, सिर्फ संशोधन किया गया है। अब वक्फ बोर्ड क्या है क्या नहीं ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देती हूँ। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय रेलवे के अलावा वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड जिसको चाहे उस जमीन को क्लेम कर सकता था कि भाई ये जमीन अल्लाह की है। उसके बाद कोर्ट केस चला करते थे और कोर्ट का जो डिसीजन होता था वो हमेशा वक्फ के सपोर्ट में आता था। ये तो मोटा मोटी बात मैंने आपको बताई ताकि आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपको वक्फ बोर्ड पे पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, मैं डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। अभी हम चलते हैं आगे इसी टॉपिक पे। तो भैया वक्फ बोर्ड पे संशोधन हुआ और ये बताया गया कि इस तरीके से हर कोई हर किसी जमीन पे क्लेम नहीं कर सकता। और वक्फ बोर्ड ने एक से एक नौटंकियां की है। इन्होंने अंबानी की जमीन को अपना जमीन बता दिया। तो एशिया का सबसे बड़ा घर मुकेश भाई अंबानी साहब का घर बन गया तो आप उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? वो तो जगह हमारी है। क्या आप उसके लिए आवाज उठाना पसंद करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सुशांत जी आप ही उठा दीजिए। मेरे पास जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं वक्फ की जमीन पर उनका घर बना, ये आप जानते हैं। मेरे पास इसकी जानकारी आपको पता है? उनको भी नहीं पता है। रिजवान भाई आपको पता है मुकेश अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर बना है? तो सेक्शन 54 उनको जाइए लड़िए, उनको लड़िए जाके, फिर क्यों नहीं हटाते? आपको लीगल एडवाइस दे रहा हूं सर। भाई अब ये नया आ गया कि मुकेश अंबानी का घर वक्फ की जमीन। यही तो दिक्कत है ना सर, वक्फ बोर्ड हर जगह अपनी जमीन बोल देता है। इन्होंने संसद भवन पे, मतलब आप एक बार सर्च करो कि वक्फ बोर्ड ने किस किस जमीन पे क्लेम करा है, आप देख के हैरान हो जाओगे। तो इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से संशोधित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका होता है कि एक बिल पहले लोकल बॉडी में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। जब इन तीनों जगह से पास हो जाएगा तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वे बोलेंगे। मतलब ये डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल पास हो गई। मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिक दोनों ही तरीके से पास किया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये जो बिल है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किया गया है। मतलब आप समझिए जो चीज डेमोक्रेटिक तरीके से हुई है उसका भी विरोध हो रहा है और उसके बाद ही मोदी जी को तानाशाही कहा जाता है। तो भाई मोदी जी आप थोड़ी सी तानाशाही दिखा ही दो। अगर आप तो तानाशाही दिखा नहीं पाओगे, वो क्यों नहीं दिखा पाओगे, हम इस वीडियो में आगे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि भैया डेमोक्रेटिक तरीके से बिल पास हुआ लेकिन उसके बाद भी देश में इतने गंदे तरीके से वायलेंस हुआ। चलिए अब मैं आपको एक एक घटना डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक चीज का भी इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और हाँ, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, वो प्रोटेस्ट के नाम पे वायलेंस करते हैं। तो भैया 16 अप्रैल 2025 डंगरपुर राजस्थान सिमलवाड़ा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में प्रोटेस्ट हुआ। डंगरपुर के सिमलवाड़ा में हमारे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने वहां के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ये जो बिल है ना वो असंवैधानिक है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि अगर ये बिल वापस नहीं किया गया तो विरोध किया जाएगा और प्रोटेस्ट किया जाएगा। एक तरीके से चेतावनी दी गई कि भाई अगर आपने ये बिल वापस नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सिमलवाड़ा में मुस्लिम समाज की ओर से वक्फ बिल का विरोध किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने एसडीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। वहीं वक्फ बिल को लेकर अपनी नाराजगी जताई। मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से वक्फ बिल को वापस लेने की मांग रखी। 16 अप्रैल 2025 लुधियाना पंजाब। लुधियाना के भारत नगर चौक पे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध किया। मुस्लिम भाइयों ने अमित शाह के ऊपर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ना वो जबरदस्ती मुसलमानों पे थोपा जा रहा है। अमित शाह और बीजेपी सरकार जो ये कानून हम पर थोप रही है, ये कानून हम पर जो थोप रही है, हम का कड़े शब्दों से इसकी निंदा करते हैं और
बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि ये कानून जो है वापस लो। 16 अप्रैल 2025 केरला, यहाँ भी मुस्लिम समुदाय के कुछ भाइयों ने सरकारी बिल को समंदर में बहा दिया और अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया। ഈ നിയമം വലിച്ചെറിയാൻ പോവുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും. 16 अप्रैल 2025 तमिलनाडु, डीएमके सांसद ने बोला कि ये बिल जबरदस्ती अल्पसंख्यकों पे ऊपर थोपा गया है। எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது, யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது। 15 अप्रैल 2025 तेलंगाना, सेम इसी तरीके की बात हुई। 16 अप्रैल 2025 कुलगांव, जम्मू कश्मीर। 16 अप्रैल 2025 इम्फाल, मणिपुर। 15 अप्रैल 2025 सोपिया, जम्मू कश्मीर। 15 अप्रैल 2025 रांची, झारखंड। 15 अप्रैल 2025 हैदराबाद, तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 तेलंगाना। 14 अप्रैल 2025 फिर से हैदराबाद, तेलंगाना। 14 अप्रैल 2025 सियालदा, पश्चिम बंगाल। 14 अप्रैल 2025 मुजफ्फरपुर, बिहार। इसके अलावा मेरे पास इतनी लिस्ट है कि इतना आप समझिए कि अगर मैं इसका सिर्फ नाम लेने लगूं ना तो 10 मिनट की वीडियो बन जाएगी और ये भी इसमें बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से डेमोक्रेटिक बिल का इस तरीके से विरोध किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक संसद में पारित हुए कानून का विरोध हो रहा है इस देश में। पूरे देश में कुछ समुदाय के लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये चीज गलत है। उसके बाद एक स्टेट का जलना शुरू हो गया। जी हाँ गाइस, यहाँ मैं बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज के डेट में कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग का यहाँ पे कहना है कि यहाँ की डेमोग्राफिक बहुत जल्दी चेंज हो रही है और ऐसी ही सेम चीज आसाम में भी है, लेकिन आपको आसाम जलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो हर 2 दिन में पश्चिम बंगाल कम्युनल वायलेंस का शिकार हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टेट के सीएम खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। ममता बनर्जी खुले मंचों से विरोध कर रही है वक्फ बिल संशोधन का। वक्फ कानून के खिलाफ जारी विरोध और प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम अपनी जमीन तलाश रही है। डर यह है कि कहीं से भी उनका कोई वोट बैंक खिसक न जाए। दीदी को पता है कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पिछले 4 सालों में बंगाल ही नहीं देश का सियासी मिजाज बार बार रंग बदल रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों को खास संदेश दिया है और छूटते ही बता दिया कि वक्फ कानून को लेकर उनको काफी दुख है। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने एक मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। ममता बनर्जी खुले मंचों से कह रही है कि भाई हम वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ लड़ेंगे। अगर स्टेट का सीएम इस तरीके का स्टेटमेंट देगा, इस तरीके से विरोध करेगी तो आप समझिए वहां की जनता भी विरोध करेगी। और बंगाल के केस में जनता का विरोध करना बिल्कुल ही अलग हो जाता है। आई होप आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे हद से ज्यादा हो रहे हैं और अब बंगाल के एमपी क्या कर रहे हैं, चाय पीते हुए फोटोज डाल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूंगी मुर्शिदाबाद के जो एमपी हैं यूसुफ पठान, वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं चाय पीते हुए। टारगेटेड वायलेंस हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ गाड़ी जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, 3 हत्याएं हो चुकी है, परंतु पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी। और अब यूसुफ पठान सांसद है टीएमसी के, चाय की चुस्की ले रहे हैं। बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे। तो आप समझ सकते होंगे कि भाई सांसद जी कितने ज्यादा सीरियस है यहाँ के वायलेंस को लेके। अब हम यहाँ पे बात करें पक्ष और विपक्ष की, तो यहाँ पे कांग्रेस का ओपन स्टेटमेंट आ रहा है, आप सुन सकते हैं। बयान क्यों नहीं आया कांग्रेस की तरफ से कि ममता दीदी को ये बताएं, ममता दीदी प्लीज कंट्रोल, ये लोग कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। यही बात मैं उत्तर प्रदेश में भी कह सकती हूँ कि करणी सेना के जो लोग थे वो जज्बाती युवा ही तो थे जिनके हाथों में हथियार था, तलवारें थी और वो लहरा रहे थे आगरा में। तो उनके लिए आपने जरूर ये सेम जो आज आपने उनकी चिंता की है तो उनकी चिंता भी की होगी सेम, मुझे लग रहा है। तो कितने पलायन कर गए वहाँ से मुसलमान मैडम? नहीं, आप चाहती हैं कि पलायन कर जाए क्या? कौन पलायन कर गया मैडम वहाँ से? नहीं, आप चाहती, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, हिंसा होना जरूरी है कि तलवारें लहरा के डराना? क्या मजाक कर रही हैं आप? क्या मजाक कर रही हैं? कौन सी चीज की तुलना कर रही हैं? वहाँ पूरा परिवार नाव पकड़ के भाग रहा है और आप तुलना कर रही है आगरा से, जहाँ पर विदेशी पलायन किसने किया ये बताइए ना मुझे। लाशें पड़ी हुई है वहाँ मुर्शिदाबाद में, तुलना कर रही है आप आगरा से। तो आपने जैसे कि सुना कि भाई कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो भला है रूपका जी का कि उन्होंने सच्चाई दिखा दी आपके सामने उनके। वहीं पे हम दूसरी तरफ बात करें मुसलमानों के सबसे बड़े नेता भाई आदरणीय ओवैसी जी, तो भैया यहाँ पे उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया है कि मैं किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और मैं बंगाल वायलेंस पे कुछ भी नहीं बोलूंगा।
मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वरी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते। ये आदि पैलेस्टाइन के केस में खुल के बोलता था, लेकिन वहीं पे बंगाल वायलेंस में इसके मुंह बंद है। सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं पैलेस्टाइन के लोगों से, और जो हॉस्पिटल्स, चर्चेस, स्कूल्स, मस्जिदों पर जो बमबारी की गई हम उसका कंडेम करते हैं और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड किया है। अब हम बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पे मैं आईटी सेल का आपको एक बार लॉजिक समझा देती हूँ। आईटी सेल का कहना है कि भाई रवीश कुमार नहीं बोल रहा, ध्रुव राठी नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा। इनके बोल देने से वॉयलेंस रुक जाएगा? ये सरकार है, ये पार्टी के प्रवक्ता है कि नहीं, ये क्या है? ये बोले अथवा ना बोले, आपकी पार्टी क्या कर रही है वो तो केंद्र में है ना। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक आ सकता है कि भाई भाजपा के पास ना 240 सीट है और जो एनडीए के समर्थक गुट है वो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए जानी जाती है। अगर वो कुछ बोल देंगे तो भाई वो नाराज हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सा याद दिलाना, आपको 2020-21 याद है? कोरोना टाइम का बंगाल में चुनाव हो रहे थे और ऐसे ही बंगाल में हिंसा हो रही थी। उस टाइम मोदी जी के पास, बीजेपी के पास मेजोरिटी में सरकार थी, लेकिन हो क्या रहा था? ऑनलाइन धरना प्रदर्शन। तो इस बार भी वही होगा, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि बंगाली हिंदुओं की किसी को चिंता नहीं है। वहीं पे रही बात मोदी जी की कि वो राष्ट्रपति शासन आज भी लगा सकते हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं लगाएंगे। उन्हें तानाशाह सुनने में मजा आता है, बनने में नहीं। और बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए। आज वेस्ट बंगाल में जो चीज हो रही है वो पहली बार नहीं है और वो आखिरी बार भी नहीं है। ये पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और ये आने वाले टाइम पे भी होगा। डिपेंड करता है कि हमारी केंद्र सरकार इस चीज पे क्या करती है। ममता बनर्जी बहुत ही क्लियरली बोल रही है कि ये सब बीजेपी का पोलराइजेशन है, कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, मांस मांस सब बंद। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरिबान में झांका तक नहीं जाता। मुजफ्फरवासी की ये लाइन है, आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है ममता जी। अब देखिए इस प्रोटेस्ट के बाद कितने लोग अरेस्ट होते हैं। भाई ये चीज तो समय के गर्भ में है। यहाँ पे मुझे एक और शायरी याद आ रही है, बोलनी भी पड़ेगी क्योंकि माहौल ही ऐसा है। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। ये लाइन आज बंगाल और बंगाल के सिस्टम पे फिट बैठती है। ममता जी अपने पुलिस से कह के मुझे कोई लीगल नोटिस मत भेज देना। एंड प्लीज अगर आपको रोकना है ना तो वायलेंस को रोको, फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी संबल प्रदान हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।